प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा प्रशासन के सहयोग से महाविद्यालय प्रशासन के सहयोग से ऑनलाइन क्लासें जो चलाई जा रही हैं उनमें आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे द्वारा बीए बीएड बीएससी बीएड थर्ड ईयर के संदर्भ में इस वर्ष के जो सिलेबस में उनकी माइक्रो टीचिंग जुड़ी हुई है उससे संदर्भित अनेक वीडियो लाए जा चुके हैं। जो पिछला वीडियो था वो समेकित योजना का समेकित पाठ योजना जो थी यानी विभिन्न कौशलों से मिली हुई जो पाठ योजनाएं थी उन पाठ योजनाओं को इंटीग्रेटेड या समेकित इकट्ठा करते हुए हिंदी विषय के लिए पाठ योजना बनाई गई थी। आज जो पाठ योजना बनाई जा रही है वो साइंस वाले बच्चों के लिए बनाई जा रही है। इस पाठ योजना में हम आज गणित विषय लेकर के आ रहे हैं। इस गणित विषय के संदर्भ में जो पाठ योजना बनाई जाती है वो भाषा विषयों से अलग बनाई जाती है। इसलिए जो गणित के विद्यार्थी हैं वो इस पाठ योजना को हिंदी से इतर देखें, हिंदी से अलग करके देखें। इनके कौशलों में भी अंतर है, इनके बनाने के तरीके में भी अंतर है और प्रेजेंटेशन में भी अंतर है। तो मैं जैसे हम एक बात करें कि हिंदी में पाठ्य पुस्तक का प्रयोग किया जाता है किंतु गणित में पाठ्य पुस्तक का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो कुछ बारीक से अंतर हैं। उन बारीक से अंतरों के साथ में आज हम गणित की पाठ्य योजना की समेकित पाठ्य योजना जो 10 से 12 मिनट की आपको अंत में पढ़ानी होती है उसके संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। अगर आपके समेकित पाठ्य योजना समझ में नहीं आ रही है इसका मतलब ये है आपने माइक्रो टीचिंग के पूर्व वीडियो नहीं देखे हैं। तो आपको इस पाठ्य योजना को समझने के लिए सबसे पहले माइक्रो टीचिंग के संदर्भ में जो भी 15-20 वीडियो अब तक बनाए जा चुके हैं उन सब वीडियो को आप देखें, तब अंत में जाकर के ये अंतिम पाठ्य योजना की ओर है हम तभी आपकी ये समझ में आएगी। तो आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि महाविद्यालय प्रशासन के सहयोग से आपको घर बैठे वर्चुअल क्लासों की जो सुविधा प्रदान की जा रही है आप उसका पूर्ण लाभ उठा रहे होंगे। आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। आप अपनी कॉपी पेन साथ लेकर बैठें ताकि आप लिख सकें। अगर आपने कॉपी पेन साथ नहीं लिया है तो जरूर लें और तरीके से उतारें और इसके आधार पर नवीन पाठ्य योजनाओं का निर्माण करना सीखें। ठीक है। कक्षा बीए बीएड और बीएससी बीएड विषय है सूत्री शिक्षण और आज का पैटर्न है समेकित पाठ्य योजना और किसी गणित की। ठीक है। अब हम इसकी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो समेकित पाठ्य योजना का जब निर्माण किया जाता है डायरी में तो सबसे पहले दिनांक और कक्षा ये लिखना सीख लें आप। ये इसी क्रम में लिखे जाएंगे। आप तक मैंने जितनी बार भी आपको लिखाया है माइक्रो टीचिंग के दौरान ये इसी क्रम में ब्लैक बोर्ड की पूर्ति करनी है। शाम पट की जो पूर्ति करनी है वो इसी क्रम में की जाती है। दिनांक, दिनांक के नीचे कक्षा, मध्य में विषय और विषय के नीचे प्रकरण और प्रकरण को रेखांकित करना है। अंतिम जो तीसरा स्टेप है उसमें कालांश और समयावधि। अन्य कौशलों में समयावधि 5 से लेकर 7 मिनट तक होती है या 6 से लेकर 8 मिनट तक होती है, जबकि जो समेकित पाठ्य योजना है इसकी अवधि मानी गई है 10 से 12 मिनट। यानी आपको ये पूरी पाठ्य योजना जो है पढ़ानी है कक्षा में वो 10 से 12 मिनट के अंदर पूरी करनी है। बनाने के टाइम में आप इसे बनाने की बात करें तो आपको घर से बना के लानी होती है। ये इसके संदर्भ में बात हो गई। क्योंकि कल हिंदी में हमने जब बात करे थे कि हिंदी के उद्देश्यों की हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हमने ज्ञानात्मक पढ़ा था, उसके बाद में अर्धग्रहणात्मक पढ़ा था, फिर उसके बाद में हमने जो है अभिव्यक्ति पढ़ा था। अभिव्यक्ति के बाद में हमने फिर अभिरुचि और अभिव्यक्ति 5 कौशल पढ़े थे। लेकिन जब हम गणित की बात करते हैं तो गणित में जो है अर्धग्रहण जैसी कोई बात नहीं होती है, अभिव्यक्ति जैसी कोई बात नहीं होती है। तो फिर वहाँ पर कौशलों के नाम बदल जाते हैं। इसलिए हिंदी के कौशलों की तुलना आप गणित के कौशलों से ना करें। गणित में कुल हम 6 कौशलों को उपयोग करते हैं। पहला ज्ञान है, दूसरा बोध है, तीसरा कौशलात्मक है, चौथा अनुप्रयोगात्मक है, 5वां जो आपका अभिरुचि और छठा है आपका अभिव्यक्ति। अभी मैंने 3 कौशलों के बारे में ब्लैक बोर्ड में लिख रखा है। अगले 3 कौशल इसके बाद लिखे जाएंगे। तो आप ये 3 कौशलों को अपनी कॉपी में उतार सकते हैं इसी क्रम में। आपको कॉपी में कहाँ से उतारना चालू करना है, यहाँ से दिनांक से चालू करना है और यहाँ पे लिखना है। क्योंकि ये नीचे लाइन खींची हुई है तो आपको ये लाइन अपनी बंद नहीं करनी है, क्योंकि अभी आपके इसके नीचे 3 कौशल और आने वाले हैं। जब आपके 3 कौशल आ जाए तब आप इस लाइन को बंद
कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। एक तरफ आपके होते हैं उद्देश्य और दूसरी तरफ होता है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। अर्थात अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का मतलब ये होता है कि आपके द्वारा पढ़ाई गई विषय वस्तु से, आपके द्वारा कराए गए शिक्षण से बच्चे के अंदर, विद्यार्थी के अंदर, छात्र छात्राओं के अंदर क्या परिवर्तन आने वाले हैं, आप किन परिवर्तनों की आप उम्मीद करते हैं। तो जिन परिवर्तनों की आप उम्मीद करते हैं, आप ऐसी आशा करते हैं कि मेरे पढ़ाए हुए इस प्रकरण से, जैसे आज का प्रकरण हमने यहाँ सरल ब्याज दिया हुआ है, तो ये भी सरल ब्याज प्रकरण से बच्चे के अंदर क्या क्या चेंजेज आने वाले हैं और जिन चेंजेजों की आप अपेक्षा करते हैं, इसलिए इन्हें हम अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन कहते हैं। जैसे ज्ञानात्मक, अब ज्ञानात्मक में लिखा हुआ है कि छात्र छात्राएं सरल ब्याज संबंधी तथ्यों का प्रत्यय स्मरण, यानी पहले से कहीं अगर पढ़ रखा है तो स्मरण कर लेंगे और प्रत्यय ज्ञान और दोबारा पुनः ज्ञान कर लेंगे। प्रत्यय स्मरण का मतलब होता है पुनः याद करना और प्रत्यय ज्ञान का मतलब होता है पुनः ज्ञान प्राप्त करना। तो इसका मतलब है अगर उन्होंने सरल ब्याज संबंधी नहीं करके पहले पढ़ लिए हैं, पूर्व क्लास में पढ़ लिए हैं या किसी और शिक्षक के द्वारा पढ़ लिए हैं, तो उनका प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। किताब में पढ़ लिए हैं तो यानी कहीं से भी उन्होंने अगर पूर्व में पढ़ा है तो उसको याद करेंगे और प्रत्यय ज्ञान उसकी पुनः पहचान करेंगे, यानी इस कर सकेंगे। यानी पहला तो उद्देश्य शिक्षक का ये हो गया। दूसरा हो गया अवबोध। अवबोध का हिंदी में, अंग्रेजी में अर्थ होता है अंडरस्टैंडिंग, और जब अंडरस्टैंडिंग का अर्थ करना आता है तो होता है समझना। तो छात्र छात्राएं सरल ब्याज संबंधी तथ्यों को समझ सकेंगे, यानी समझ सकने में समर्थ हो सकेंगे, यानी पूरी प्रोसेस को वो समझ सकेंगे कि भाई सरल ब्याज की प्रोसेस है क्या, किस तरह से समय को कन्वर्ट करना है, किस तरह से ब्याज है या ब्याज की दर क्या है, मूलधन क्या है, आदि जो तथ्य हैं उन सब तथ्यों को वो समझ सकेंगे, अंडरस्टैंड कर सकेंगे। और तीसरा है कौशल। छात्र छात्राएं सरल ब्याज संबंधी विभिन्न समस्याओं को कुशलता पूर्वक, अब यानी गणित के अंदर में जो होती है वो प्रश्न है, वो प्रश्न नहीं कहलाते हैं, उनको कहते हैं समस्या। गणित में हमेशा ही समस्या होती है, समस्याओं का ही समाधान किया जाता है। यानी सरल ब्याज संबंधी जितनी भी समस्याएं इसे कहीं भी मिलने वाली है भविष्य में, उन सब समस्याओं को वो कुशलता पूर्वक हल करने में समर्थ हो सकेंगे, चाहे वो अर्धवार्षिक परीक्षा में मिले, वार्षिक परीक्षा में मिले, घर में मिले, दैनिक जीवन में मिले, कहीं भी मिले या आने वाले समय में मिले, तो उसको वो अच्छी तरह कुशलता पूर्वक यानी एक ट्रेंड व्यक्ति की तरह उसको हल करने में समर्थ हो सकेंगे अगर हमारी क्लास को उसने ध्यान से पढ़ा तो। तीन उद्देश्य आपके समझ में आ गए होंगे। अब तीन उद्देश्यों के बाद में 14, 5 का छठा लिखने वाला हूँ। यहाँ 14, 5 और छठा इनको डिलीट करूंगा, इसलिए आप इनको ध्यानपूर्वक उतार लें, इनका मतलब भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमारे तीन उद्देश्य हो चुके थे। ज्ञान के बारे में हमने चर्चा कर ली थी, अवबोध के बारे में हमने चर्चा कर ली थी और कौशल के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। अब हमारा जो चौथा उद्देश्य है वो ज्ञान उपयोग है। ज्ञान उपयोग का मतलब था अनुप्रयोग, बाद में उपयोग करना। आज के बाद क्लास में सीखा है, इसके बाद कभी भी उपयोग करेंगे तो वो ज्ञान उपयोग कहलाएगा। तो इसमें लिखा हुआ है छात्र छात्राएं सरल ब्याज संबंधी प्राप्त ज्ञान का अपने दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन का मतलब है प्रतिदिन की क्रियाओं में उपयोग करने में समर्थ हो सकेंगे। इसका मतलब है जब भी उन्हें ब्याज संबंधी समस्याएं दैनिक जीवन में कहीं महसूस होंगी तो उसका उपयोग करने में वो एबल हो सकेंगे। The student will be able to use their knowledge in daily based activities. अभिरुचि की बात करता हूं तो छात्र छात्राएं सरल ब्याज प्रकरण के माध्यम से उनके पास समझ में आ जाएगा तो वो गणित विषय, गणितज्ञों, प्रक्रियाओं आदि में रुचि रख सकेंगे, यानी उनको प्रिय लगने लग जाएगी। वो अगर कोई गणित का तथ्य बच्चे के समझ में आ जाता है तो गणित विषय उसे कठिन नहीं लगती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने जो क्लास पढ़ाई है वो उसके समझ में आ गई तो वो गणित विषय से नहीं करेगा, तो अभिरुचि लेगा। तो सीधी बात है, अभिरुचि कब लेता है जब बच्चे पे समझ में आने लग जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो है छात्र में एक पॉजिटिव इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। अभिव्यक्ति का मतलब होता है सकारात्मक दृष्टि, अभिव्यक्ति का मतलब होता है दृष्टिकोण। लेकिन चूंकि हम शिक्षक हैं तो यह दृष्टिकोण दोनों तरह के होते हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। लेकिन हम क्योंकि शिक्षक हैं तो यहाँ केवल पॉजिटिव दृष्टिकोण की बात करेंगे। तो इस प्रकरण के माध्यम से गणित विषय, गणितज्ञों, गणित की प्रक्रियाओं आदि के प्रति छात्र जो है या छात्रा है सकारात्मक दृष्टिकोण को डेवलप कर सकेगी। द स्टूडेंट विल बी एबल टू डेवलप देयर पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड द मैथ सब्जेक्ट, मैथमेटिशियन या प्रोसेस ऑफ मैथ, जो इनके प्रति वो अपना जो है डेवलपमेंट कर सकेगा। द स्टूडेंट विल बी एबल टू डेवलप देयर एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट
मैथमेटिशियंस और प्रोसेस ऑफ मैथमेटिक्स ईटीसी। तो ये हमारे उद्देश्य हो गए। इसके बाद में आपको यहाँ से क्लोज कर देना है। उद्देश्य लिखने का तरीका समझ में आपके आ गया होगा। गणित में हमें 6 उद्देश्यों का प्रयोग करना है। मैं क्लास में नहीं बताने वाला, लेसन प्लान ध्यान रख लेना इस बात के लिए। जितने भी लोग बैठे हुए लिखा हुआ होगा तो समझा दूंगा जब भी क्लासें चलेंगी। लेकिन अगर आपने यूट्यूब क्लास का पूरा फायदा नहीं उठाया, निश्चित से बहुत सारे कंफ्यूज मिल रहे हैं हमें। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें यहाँ 1-1 घंटे, सवा घंटे लिखना पड़ रहा है। उसके बाद में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग जो है इसका उपयोग नहीं कर पा रहे। कई बच्चे ऐसे हैं जो नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा था कि भाई जो ज्ञान उपयोग है, अभिरुचि है और अभिवृत्ति है। इस तरह से हमारे कुल 6 उद्देश्य हो चुके हैं। 3 हमने पहले पढ़ लिए, 3 अब हमने पढ़ लिए। इन सबको आप अपनी डायरी में उतार लीजिए। इसके बाद में अगला जो स्टेप आने वाला है आपका, वो सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान और प्रस्तावना। तो उसके संबंध में अब हम चर्चा करने वाले हैं। मैं पूरा व्हाइट बोर्ड साफ करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने उसके बाद में जो है प्रस्तावना कौशल का निर्माण किया है। इस प्रस्तावना कौशल को अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो उद्देश्य के बाद में जो अगला स्टेप आपका बनता है वो बनता है सहायक सामग्री। यानी एक शिक्षक को पढ़ाने के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, उन सामग्रियों का वह यहाँ पर उल्लेख कर सकता है। जैसे शाम पाठ की आवश्यकता पड़ेगी गणित के टीचर को, क्योंकि ब्लैक बोर्ड इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ ए मैथमेटिक्स टीचर। गणित के शिक्षक का सबसे अभिन्न मित्र कौन? ब्लैक बोर्ड, शाम पाठ। हमें लिखने के लिए शेष वर्तिका चाहिए, मिटाने के लिए झाड़न का आवश्यकता पड़ेगी, बच्चे को संकेत करने के लिए संकेतक की आवश्यकता होगी, विभिन्न प्रकार के चित्र होंगे समस्या से संबंधित। जो जो चीजों की आपकी आवश्यकता है उन सब चीजों को आपको यहाँ पर उल्लेख करना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमें यहाँ पूर्व ज्ञान लिखना होता है। प्रस्तावना कौशल पढ़ लेना। प्रस्तावना कौशल में जो है पूर्व ज्ञान के बारे में मैंने बताया है। पूर्व ज्ञान यहाँ पर क्या लिखा जाए? पूर्व ज्ञान यहाँ पर लिखा जाए जिसके संदर्भ में हम प्रश्न पूछने वाले हैं। तो यहाँ मैं धन की आवश्यकता से संदर्भित प्रश्न पूछने वाला हूँ। तो वही मैंने आपको यहाँ पर धन की आवश्यकता क्यों होती है, ये सब बच्चे जानते हैं कि कोई भी वस्तु खरीदनी है या कोई भी सेवा हमें प्राप्त करनी है तो हमें किसकी आवश्यकता होती है? धन की आवश्यकता होती है। यानी दुनिया में कोई भी सेवा वर्तमान में हम सेवाओं का लेन देन करना चाहे या वस्तु का लेन देन करना चाहे तो हमारे पास में मुद्रा, धन या रुपया होना चाहिए। तो उससे संदर्भित है ये। एक अच्छी प्रस्तावना में 4 से लेकर 5 प्रश्न होते हैं। हमने यहाँ और प्रस्तावना का मैंने आप लोगों को बताया था कि जो उत्तर आ रहा है वो हमारा अगले प्रश्न में आना ही चाहिए। यानी बच्चा जो उत्तर दे रहा है वो नवीन प्रश्न में शामिल होना चाहिए। तारतम्यता का मतलब ये हो गया कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो गणित से जुड़े होने चाहिए। क्रमबद्धता का मतलब है जो उत्तर आ रहा है उससे ये होना चाहिए। समझ आ गई? प्रस्तावना छोटी होनी चाहिए, अर्थात 4-5 प्रश्नों की होनी चाहिए। तो इन सब चीजों का हम ध्यान करते हुए यहाँ पर पूछ सकते हैं। जैसे मैंने पहला प्रश्न बनाया है कि हमें दैनिक जीवन में किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। बच्चा इनका तो नाम दे ही सकता है, भोजन की, वस्त्र की, दूध की, और भी इसके अलावा दे सकता है। दैनिक जीवन की बहुत सारी आवश्यकताएं होती है, उनके बारे में, सब्जी आदि के बारे में। फिर तो मैंने इन सब चीज़ों को लिया है कि ये वस्तु आदि की, फिर मैंने यहाँ डाल दिया इन वस्तुओं का, मतलब ये सब चीज़ें आ गई। इन वस्तुओं को किसके बदले में प्राप्त किया जाता है? बच्चा जानता है कि बाजार से ये सब चीज़ें हमें खरीद के लानी होगी तो हमें रुपये की या धन की आवश्यकता होगी। तो मैंने रुपये या धन को यहाँ पर उधार ले दिया कि धन उधार देने पर प्राप्त सिर्फ ज्ञान। यानी हम किसी को अगर रुपये उधार दें और वो रुपया हमें देगा तो उसके बाद में वो हमें एक्स्ट्रा रुपया भी देगा, तो वो जो एक्स्ट्रा रुपया देता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ब्याज। चौथा प्रश्न मैंने डाल दिया तो इस सरल ब्याज की गणना के विषय में आप क्या जानते हैं। तो ये यहाँ पर मेरा जो है प्रस्तावना कौशल खत्म होता है। इसके बाद में आपको इसके नीचे लिखना है, तो मैं बताऊँ क्या लिखना है आपको। यहाँ लिखना है ये प्रस्तावना जब प्रकरण खत्म हो जाता है तो उसके बाद आपको यहाँ लिखना है उद्देश्य कथन। ठीक है, प्रिय छात्रों, इस तरह से बोलना है। प्रिय छात्रों, ये विद्यार्थियों, आज हम सरल ब्याज की गणना के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये सरल ब्याज की गणना के विषय में हम अध्ययन करेंगे। इस तरह से यहाँ पर सरल ब्याज के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये उद्देश्य खत्म हो गया। तो यहाँ तक आप बता सकते हैं कि आपकी आधी पाठ योजना हो चुकी है। अब इसके बाद में हम प्रस्तुतिकरण पे जाने वाले हैं और उस प्रस्तुतिकरण के संदर्भ में फिर अंत तक मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य तक जाने वाले हैं।
ठीक है, तो मैं अब इसको डिलीट करने वाला हूँ, आप इसे उतार लेना है, यहाँ तक उद्देश्य खत्म तक उतारना है। ठीक है, तो प्रस्तुतिकरण पर अब हम आ गए हैं। जब हमने उद्देश्य कथन कर दिया तो उद्देश्य कथन के बाद में हम प्रस्तुतिकरण पे आ जाते हैं। प्रस्तुतिकरण हमेशा नए पन्ने से चालू करना चाहिए, दोनों पन्नों को मिलाकर के एक पन्ना बना देना चाहिए और उसमें इस तरह से 4 कॉलम कर लेने चाहिए। ये 2 पन्नों को मिलाकर लंबी की लंबी जो आपकी उत्तर पुस्तिका है उसको खोल दे, दोनों पन्नों को। प्रथम पेज में शिक्षण बिंदु बना ले, दूसरे में आप छात्र अध्यापक क्रिया लिखे, तीसरे में आप विद्यार्थी क्रिया, चौथे में आप शामपट कार्य। इसी प्रकार से हम इसको बनाने वाले हैं और इसमें हमने जो आज विधि जो लेने वाले हैं, गणित में अनेक विधियों का उपयोग किया जाता है, इसमें हम विश्लेषण और संश्लेषण विधि का प्रयोग करने वाले हैं। जब गणित की थ्योरम को पढ़ाया जाता है तो यहाँ पर गणित की थ्योरम को लिख दिया जाता है और उसका विश्लेषण किया जाता है। लेकिन क्योंकि आज हम गणित की थ्योरम नहीं पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर एक गणित की समस्या पढ़ा रहे हैं, सरल ज्ञान। तो सरल ज्ञान को जब पढ़ाते हैं तो उसके लिए हम एक आदर्श प्रश्न बनाना होता है, एक समस्यात्मक प्रश्न का निर्माण करना होता है और उसके माध्यम से ही बच्चे को हम सरल ज्ञान को सिखाने का प्रयास करते हैं। तो आज हम यही करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने एक आदर्श प्रश्न का निर्माण किया है, यह आदर्श प्रश्न मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है और आपको यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से इसी प्रश्न को लिख करके यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर लगाना है, यानी आपके ब्लैक बोर्ड वाले कागज में आपको भी लगाना है या लिखना है। मैंने आदर्श प्रश्न लिया है, शिक्षण बिंदु में आपका सरल ज्ञान हो गया, यहाँ आदर्श प्रश्न हो गया, विद्यार्थी क्रियाएं चुप हैं, इस जगह पर कुछ नहीं है, ये प्रश्न लिखा हुआ है। जब शिक्षक प्रश्न पूछने वाला है तो छात्र उत्तर दे रहा है। ठीक है, विश्लेषण जो है वो 3 चीजों पर टिकी हुई है। विश्लेषण जो विधि है वो कहती है क्या दिया गया है, क्या ज्ञात करना है और कैसे ज्ञात करेंगे। कितने प्रश्नों पर टिकी हुई है? 3 पर। क्या दिया गया है, क्या ज्ञात करना है और कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, विश्लेषण केवल प्रश्न का विश्लेषण करना है और जब डाटा को इकट्ठा किया जाता है तो वह संश्लेषण हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी जो विधि बनने वाली है वो विश्लेषण और संश्लेषण, यानी हम दोनों विधियों का प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ बात चलने वाली है कि यदि राम ने 10,000 रुपए 15% वार्षिक दर से उधार लिए हों तो बताओ 3 वर्ष बाद उसे कुल कितना ब्याज, यहाँ ब्याज के बारे में चर्चा चल रही है, लौटाना होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न मैंने बच्चे को समझा दिया। तो मैंने प्रश्न से बच्चे ने पूछा, विश्लेषण प्रश्न पूछा, तो पहला प्रश्न बना क्या दिया गया है। एग्जाम में प्रश्न में क्या दिया गया है, तो बच्चा जो क्लास के छात्र हैं वो जवाब दे सकते हैं। क्या आकर हमें मूलधन दे रखा है, हमें दर भी दे रखी है और हमें क्या दे रखा है, समय भी दे रखा है। क्योंकि समय किसमें होता है, वर्ष में होता है, दर किसमें होती है, वार्षिक में, और रुपये किसमें होते हैं, मूलधन में। तो बच्चा आराम से जवाब दे सकता है कि हमें मूलधन दिया गया है, दर दी गई है और समय भी दिया गया है। अगला जो प्रश्न बन रहा है वो बन रहा है प्रश्न में क्या ज्ञात करना है। तो प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, तो ये पीछे मिलेगा, कुल कितना लौटाना होगा, ये लिखा हुआ है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, कितना ब्याज लौटाना होगा। तो ये ब्याज को भी हम यहाँ और स्पष्ट कर सकते हैं, सरल ब्याज। अगर ब्याज लिख रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज ना लिखे जब तक सरल ब्याज माना जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर और करना चाहे तो कितना सरल ब्याज लौटाना होगा। ठीक है, अगला है कैसे ज्ञात करेंगे। अब क्योंकि कैसे ज्ञात करेंगे ये प्रोसेस है, बच्चे पर नहीं आती है, तो बच्चे पर नहीं आती है तो इसका मतलब है इसको शिक्षक को ही बताना पड़ेगा। तो ये आप उतार लीजिए, फिर इसके नीचे चलेंगे हम लोग, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ इसको आप उतार के चलें। तो सबसे पहले आप ये 4 कॉलम आप बना लें, यहाँ सरल ब्याज लिखें, फिर आदर्श प्रश्न लिखें, इसके बाद ये प्रश्न उतारें और फिर ये विशेषण प्रश्न उतारें। इसके सामने ये उत्तर उतार लें, यहाँ पर ये उतार लें। फिर उसके बाद में मैं अब आगे चलने वाला हूँ। विश्लेषण प्रश्न के बाद में अब हम छात्र अध्यापक कथन डालने वाले हैं, यानी इस प्रोसेस के बारे में जो बच्चा नहीं जानता है इसके बारे में शिक्षक यानी आप बच्चों को बताने वाले हैं। तो कैसे बताने वाले हैं वो यहाँ पर लिखा जाएगा और यहाँ पर बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है ना, तो आप इसको उतार सकते हैं। उतारने के बाद में मैं अब आगे जा रहा हूँ। ठीक है, तो जब बच्चे ने जवाब नहीं दिया तो फिर उसके समय पर बच्चा रक्षा के हाथ में जब प्रक्रिया के बारे में नहीं जानते तो शिक्षक सरल ब्याज की प्रक्रिया के बारे में छात्रों को समझाएगा। समझाने का तरीका क्या होगा, उस समझाने के तरीके को यहाँ पर छात्र अध्यापक कथन अर्थात आपके द्वारा जो एक्टिविटी की जाने वाली है उसमें लिखा जाएगा और बच्चे क्या करेंगे वो लिखना है। क्योंकि शामपट पर आप लिख सकते हो, तो शामपट पर आप सूत्र लिख सकते हो। तो वो कैसे लिखेंगे आप, सरल ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100, ये फॉर्मूला लिख सकते हैं बस आप ब्लैक बोर्ड पर।
तो यहाँ जो प्रोसेस है जैसे लिखा कि प्रिय छात्रों, जब हमें सरल ब्याज ज्ञात करना हो तो हमें मूलधन, दर और समय को गुणा करके 100 से विभाजित करना चाहिए। क्या बोला हमने? जब भी हमें ब्याज ज्ञात करना हो, सरल ब्याज ज्ञात करना हो तो हमें मूलधन, दर और समय को गुणा करके 100 से विभाजित करना चाहिए। इस सिद्धांत के आधार पर सरल ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 होता है। ऐसी स्थिति में जब अध्यापक बोल रहा है तो छात्र क्या करेंगे वो आपको पता है। सभी छात्र छात्राएं ध्यान पूर्वक सुनेंगे। और श्याम पट पर शिक्षक ने बोलते बोलते क्या लिख दिया? सूत्र लिख दिया। तो ये हमारा अगला स्टेप हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में हम संश्लेषण प्रश्न बनाने वाले हैं। कौन से प्रश्न? संश्लेषण, यानी हम डाटा को इकट्ठा करने वाले हैं। डाटा दिखे तो लिया हमने, प्रश्न में क्या दिया है? मूलधन तो कितना दिया गया वो इकट्ठा करना है। क्या दिया गया है? दर कितना दिया गया है वो इकट्ठा करने वाले हैं। ठीक है ना। और क्या दिया गया है? समय। ठीक है, और फिर क्या ज्ञात करना है वो भी हमें पता है। अब कैसे ज्ञात करेंगे वो भी हमें पता चल गया। यानी हमने डाटा के बारे में जान लिया, क्या क्या दिया गया है, क्या ज्ञात करना है उसके बारे में भी जान लिया, और कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में भी जान लिया। जब इन तीन चीजों के बारे में जान लिया तो अब पूरे प्रश्न को यहाँ पर जो है संश्लेषित किया जाएगा। और संश्लेषित करने की जो प्रक्रिया है वो प्रश्नों के माध्यम से होती है, उन्हें ही हम संश्लेषण प्रश्न कहते हैं। तो इसी के संबंध में अब आगे मैं जाने वाला हूँ। आप इसको उतार सकते हैं। अब जो भी उतारेंगे वो इसके नीचे उतारेंगे। ठीक है ना। छात्र अध्यापक का समूह जहाँ खत्म होता है उसके बाद में अब आपको लिखना है संश्लेषण प्रश्न। क्या लिखना है? संश्लेषण प्रश्न। ये हेडिंग डालिए, मैं लिखता हूँ ऊपर। तो अब हम संश्लेषण प्रश्न की ओर आ चुके हैं। सबसे पहले हमने विश्लेषण प्रश्न किए। विश्लेषण प्रश्न करने के बाद में हमने छात्राध्यापक कथन के माध्यम से सरल ब्याज की प्रक्रिया के बारे में बताया, और जब सरल ब्याज की प्रक्रिया के बारे में बता दिया तो उसके बाद में हम संश्लेषण प्रश्न करेंगे। यानी हमने जो प्रश्न से संबंधित डाटा है प्रोसेस हमने विश्लेषण प्रश्न में पूछी थी, डाटा हम संश्लेषण प्रश्न में पूछते हैं। ठीक है ना। क्या दिया गया है तो वहां पर मूलधन 10,000 रुपये नहीं पूछना, ये क्या दिया गया है और कितना मूलधन दिया गया है दोनों अंतर है। क्या दिया गया है? मूलधन। मूलधन कितना दिया गया है? 10,000 रुपये। तो क्या दिया गया है? ये विश्लेषण प्रश्न है। और मूलधन कितना दिया गया है? ये संश्लेषण प्रश्न है। ठीक है ना। तो इतना अंतर आपके समझ में आना चाहिए। संश्लेषण प्रश्न में जो आदर्श प्रश्न में डाटा दिए गए हैं उसके संदर्भ में पूछा जाता है, जबकि विश्लेषण प्रश्नों में हम प्रक्रिया के बारे में पूछते हैं। ठीक है ना। तो संश्लेषण करने के लिए हमने सबसे पहले पूछा प्रश्न में मूलधन कितना दिया गया है, तो बच्चे ने जवाब दे दिया 10,000 रुपये। हमने ब्लैक बोर्ड पर भी लिख दिया मूलधन बराबर 10,000 रुपये। फिर हमने प्रश्न पूछा प्रश्न में दर कितनी दी गई है? 15% वार्षिक। हमने यहाँ भी लिख दिया दर बराबर 15% वार्षिक। फिर हमने पूछा प्रश्न में समय कितना दिया गया है, तो 3 वर्ष। हमने यहाँ पे लिख दिया समय बराबर 3 वर्ष। फिर हमने पूछा सरल ब्याज कितना हुआ, तो सरल ब्याज कितना हुआ बच्चा डायरेक्ट जवाब तो दे नहीं सकता, तो ब्लैक बोर्ड पर हल करेंगे। ब्लैक बोर्ड पर करा हमने गुना समय बटा 100। तो मूलधन कितना है? 15,000 गुणा दर कितनी है? 15%। समय कितना है? 3 बटे में कितना लगाना है? 100 लगाना है। तो अब 2 जीरो से 2 जीरो गई, फिर कितना बचा? 150 गुणा 15 गुणा 3। 150 को 15 से गुणा करके 3 से गुणा करने पर हमें कितना प्राप्त हुआ? 6,750 रुपये। ये क्या हुआ? ये सरल ब्याज हुआ। तो फिर प्रश्न पूछ सकते हैं, तो अंत में सरल ब्याज कितना प्राप्त हुआ? 6750 रुपये। ठीक है ना। ये हमारा विश्लेषण संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से हमने बच्चे को सरल ब्याज ज्ञात करना सिखाया। अब इसके अंत में हमें क्या करना है वो आप सबको पता है। ये सरल ब्याज की प्रोसेस है, इसके माध्यम से आप लाभ, हानि, औसत, प्रायिकता, ये छोटे छोटे जो तत्व हैं उनके संदर्भ में बट्टा आदि से संदर्भित प्रश्न बना सकते हैं आप। ठीक है ना। आप जो है लघुत्तम ज्ञात करना, महत्तम ज्ञात करना, इन सब चीजों के बारे में आप इससे जान सकते हैं। तो आपसे प्रोसेस बनती है कि आप प्रोसेस के बारे में समझे। ये विश्लेषण संश्लेषण प्रश्न है, इसमें हम आदर्श प्रश्न या प्रमेय के माध्यम से बच्चे को पाठ योजना का निर्माण करना सिखाते हैं। तो अंत में अब इसको मैं साफ कर रहा हूँ, आप बता देना। ठीक है ना। अब हम अंतिम और है, आपको क्लोज कर देना है लाइव सेक्शन के ऐसे कैसे। और ये प्रस्तुतिकरण पूरा हो गया। अंत में जो बचता है वो बचते हैं आपके मूल्यांकन प्रश्न। ठीक है ना। आपको कितने मूल्यांकन प्रश्न बनाने हैं? 5। यहाँ पे डाल देंगे मूल्यांकन, या इन्हें हम पुनरावृत्ति प्रश्न भी कहते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न किताबों में कई जगह पर पुनरावृत्ति के नाम से मिल जाते हैं। ठीक है ना। तो पहले प्रकार के जो प्रश्न है वो आपकी बहुविकल्पात्मक होने चाहिए।
इन प्रश्नों की संख्या आप 1 से लेकर 2 लेते हैं। कौन से वाले हैं ये? ए, वे, से और दे, तो ये सही आंसर। इसी प्रकार से ये दूसरा प्रश्न लेंगे, इसका आंसर ए, वे, से और ये दे, और ये राइट आंसर। इन 2 प्रश्न तो आपको बहुविकल्पात्मक बनाने हैं। कितने प्रश्न बनाने हैं? 2। कौन से वाले? पुनरावृत्ति, यानी पाठ का दोहरान करने के लिए। ठीक है, कोई प्रश्न ले सकते हैं आप, ठीक है ना। फिर इसके बाद में क्या बहुविकल्पात्मक प्रश्न इस तरह से लिखना है, 2 प्रश्न यहाँ आपको बनाने हैं। ठीक है, इसके बाद में आप सत्यासत्य, लिखिए। तो 2 प्रश्न आपको सत्यासत्य वाले बनाने हैं, 1 और 1, 2। और यह बच्चा बता सकता है सत्य या असत्य, ये लिख दीजिए और वो टिक लगा सकता है। ऐसे दूसरा प्रश्न बनेगा, यहाँ पर भी आप सत्य और असत्य लेकर के आप यहाँ पर सत्य से टिक लगा सकते हैं। कितने प्रश्न हो गए अब तक? 4। मूल्यांकन या पुनरावृत्ति में आपको कुल 5 प्रश्न बनाने हैं। 2 प्रश्न बहुविकल्पात्मक बनाने हैं, 2 सत्य असत्य ले सकते हैं। सत्य असत्य नहीं ले तो आप हाँ ना वाले ले सकते हैं। अगर आप हाँ ना वाले ना लें तो आप रिक्त स्थान वाले भी ले सकते हैं। इस जगह पर आपको मैंने बता दिए बहुत सारे ऑप्शन, सत्य सत्य दे दें, हाँ ना दे दें, समझ नहीं आ गई है, क्रॉस मैचिंग दे सकते हैं आप। इसके अलावा आप यहाँ पर रिक्त स्थान वाले भी दे सकते हैं। ये जो प्रश्न है ये प्रत्यय उत्तर है और ये पुनः स्मरण प्रश्न है। ठीक है ना, प्रत्यय स्मरण संबंधी प्रश्न है। अब अंत में हम जाते हैं 5वां जो नंबर का हमारा क्वेश्चन होगा। कितने हो गए अब तक? 4 हो गए। 5वां जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है मूल्यांकन में, वो होने वाला है अति लघुत्तरात्मक, वेरी शॉर्ट आंसर टाइम। और ये प्रश्न आप एक प्रश्न बनाएंगे 5 नंबर का। तो कुल कितने प्रश्न हो गए आपके? मूल्यांकन प्रश्न या पुनरावृत्ति प्रश्न कितने प्रकार के हो गए? 5 प्रकार के हो गए। ठीक है ना, 5 प्रकार के प्रश्न होने का मतलब आपका 2 बहुविकल्पात्मक हो गए, 2 सत्य सत्य या रिक्त स्थान या आना वाले हो गए, और एक आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो है वो प्रश्न हो गया। एक प्रश्न जैसे कह सकते हैं समय ब्याज किसे कहते हैं, या समय ब्याज की गणना कैसे करते हैं, है ना। तो ये आप इसमें प्रश्न डाल सकते हैं। और इसके बाद में जब मूल्यांकन पुनरावृत्ति प्रश्न हो जाए फिर आपको देना है होम असाइनमेंट, यानी गृह कार्य है। और गृह कार्य में आपको यहाँ एक प्रश्न डालना है। यहाँ पर भी कोई आप बड़ा प्रश्न दे सकते हैं कि भाई राम ने जो है 2.5 वर्ष के लिए इतना रुपया दान लिया, तो बताइए कि उसे कुल कितना खर्च आ जाए। दूसरा प्रश्न ब्याज का संबंध में आप यहाँ बना करके बच्चे को दे सकते हैं ताकि वह घर से करके लेके आए और उसके संबंध में कोई समस्या है तो आपको पूछे। तो आप लोगों के सामने समझ में आ गया होगा। आज हमने गणित की समेकित पाठ योजना के संदर्भ में चर्चा की, और इस समेकित पाठ योजना में जो है हमने उद्देश्य से लेकर के और गृह कार्य तक का निर्माण करना सीखा। मैं आपसे आशा उम्मीद करता हूं कि आप इसको एक व्यवस्थित तरीके से उतारेंगे और नए टॉपिक को लेकर के आप मुझे बता सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं। अगर आप ऐसा निर्माण करते हैं तो उनकी फोटो आप मेरे व्हाट्सएप पर डाल सकते हैं, तो मुझे पता लगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो आपकी जो है मुझे रेस्पॉन्स मिलते हैं। फिर आपकी समस्याएं उनका समाधान करने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ। कितनी कोशिश करते हैं ये आपके हाथ में। तो दोस्तों आपके लिए बहुत मेहनत की है। आज मैंने कम से कम ज़्यादा देर ये वीडियो जो है 4-5 बार बोर्ड बिठाकर ब्लैक बोर्ड को फिर साफ करके फिर लिखा है। आप इसका पूर्ण लाभ जरूर उठाएं। ठीक है, थैंक यू।